गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कल का अगला हिस्सा। कल हम देखे थे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को निकालने के जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, उनको हम कल देखे थे। और राष्ट्रीय आय को निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आय के जो फैक्टर्स होते हैं, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो ये बचा हुआ था। और मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कल की क्लास जो है वो ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए, राष्ट्रीय आय और उसके फैक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों को अलग अलग करके पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, इसलिए 2 भागों में वीडियो बनाना पड़ा। लेकिन आज की क्लास को अगर आप समझ गए तो जो पिछली वीडियो थी उसको समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। बहरहाल, हम राष्ट्रीय आय के फैक्टर्स की बात करें तो मुख्य फैक्टर्स हैं जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी, एनएनपी। ठीक है, तो हम इनको देखें, ये आखिर है क्या। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, आखिर ये है क्या। तो याद रखिएगा, जीडीपी का मतलब होता है एक देश की सीमा के भीतर। याद रखिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक देश की सीमा के भीतर, ठीक है, जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन एक वर्ष में हो रहा है, उसके कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, हम देखें तो एक देश की सीमा, ये जो सीमा है ये कौन सी सीमा है। ठीक है, तो इस सीमा में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इस सीमा में आपकी एक तो राजनीतिक सीमा शामिल होती है, जैसे भारत देश है तो राजनीतिक सीमा भारत का जहाँ तक क्षेत्रफल है उसके भीतर की बात होती है। इसके अलावा हम देखते हैं विदेशों में भारत के जो राजदूत हैं, विदेशों में बहुत सारे संस्थान हैं। ठीक है, बहुत सारे संस्थान, जैसे एम्बेसी होती है, राजदूत रहते हैं, उच्चायुक्त रहते हैं, वाणिज्य दूतावास, बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं विदेशों में भारत के, जहाँ पे भारत के लोग जाके काम करते हैं। तो उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाएगा उसका जो मौद्रिक मूल्य है वो भी भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं अंतरिक्ष में भारतीय जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों पे वैज्ञानिक जाते हैं रिसर्च करने। तो ये सारी चीज़ें, बात समझ में आ रही है। तो सीमा का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। सीमा का मतलब सिर्फ भारत की राजनीतिक सीमा नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक सीमा हम कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक भारत की आर्थिक सीमा है उस सीमा के भीतर एक वर्ष में, यहाँ पे याद रखिएगा, एक वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा ये आंकड़े जो हैं वो वार्षिक संदर्भ में ज़्यादा प्रामाणिक होते हैं। तो एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा उस देश को क्या कहा जाएगा, उस टोटल को क्या कहा जाएगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और ये किसी भी देश का आकार बताता है कि कोई देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। जैसे हम कहते हैं भारत की जो जीडीपी है वो 135 लाख करोड़ रुपए की है। पिछले 2020-21 का जो आंकड़ा आया है वो 135 दशमलव समथिंग है। तो भारत के अर्थव्यवस्था की आकार की समझ किससे होगी, किसी भी देश, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, उस देश के जीडीपी से उस देश के अर्थव्यवस्था की आकार समझ में आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसी जीडीपी से क्या होता है, किसी देश की आर्थिक विकास कितनी हुई, या आर्थिक विकास दर निगेटिव हो गई या प्लस हो गई, ये जो शो होता है ये सब कुछ जीडीपी से शो होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 7.7% नीचे आ गई। तो ये 7.7% किसका, जीडीपी का। याद करिएगा, भारत की वर्तमान जो जीडीपी है 2020-21 के अनुसार वो 135 लाख करोड़ रुपए की है। जबकि उसके पहले की बात करें, 19-20 की बात करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी थी वो 145 लाख करोड़ की थी। तो 145 लाख करोड़ से कम होकर कोरोना के कारण 135 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी, तो कहते हैं कि 7.7% का आर्थिक विकास दर माइनस में चला गया। अब जैसे कि आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि इस साल मतलब 21-22 में 2021-2022 में भारत का जो आर्थिक विकास दर रहेगा वो 9% से ज़्यादा रहेगा। और भारत की जो जीडीपी है वो 147 लाख करोड़ होने की संभावना या एस्टिमेट बताया गया है हमारी वित्त मंत्री के द्वारा आर्थिक समीक्षा में। याद होगा अभी जनवरी फरवरी के महीने में उन्होंने आर्थिक समीक्षा जारी किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जीडीपी
राष्ट्रीय आय के जो फैक्टर्स हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, और ये जीडीपी ही किसी भी अर्थव्यवस्था के आकार को बताता है कि कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। बात समझ में आ रही है? हम देखें तो निकाला जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? ये है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और ये क्या है? विशुद्ध घरेलू उत्पाद। अब ये विशुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो जीडीपी से क्या किया जाता है कि डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है। जीडीपी से डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। बात समझ में आ रही है? कल भी मैं बताया था पिछली क्लास में भी कि मूल्यह्रास का मतलब होता है कि उत्पादन के जो साधन उत्पादन करते करते उनकी क्षमता में जो कमी आती है, मशीनों की क्षमता में जो गिरावट आती है। उत्पादन के साधन बहुत सारे होते हैं, काम करते रहेंगे, उत्पादन में लगे रहेंगे तो क्या होगा? उनकी क्षमता कंटिन्यू कम होती जाएगी। तो क्षमता में इसी कटौती को कहा जाता है मूल्यह्रास, या अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रिसिएशन। और ये डिप्रिसिएशन कौन तय करता है कि कितना होगा? हर साल तय रहता है, फिक्स रेट रहता है इनका कि इतना % जो है इस साल डिप्रिसिएशन माना जाएगा। तो ये कौन करता है? तो याद रखिएगा, डिप्रिसिएशन की घोषणा करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसी संस्था के द्वारा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही हर साल डिप्रिसिएशन का रेट तय कर दिया जाता है, और उसी डिप्रिसिएशन को हर जगह माइनस कर दिया जाता है। और जब जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डिप्रिसिएशन को हटा दिया जाए, मूल्यह्रास को हटा दिया जाए, तो निकल जाता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्यों निकालते हैं? इसको निकालने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाओं में अगर तुलना करना है कि कौन सी अर्थव्यवस्था छोटी है, कौन सी अर्थव्यवस्था बड़ी है, तो जीडीपी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मूल्यह्रास भी जुड़ा हुआ है, डिप्रिसिएशन भी जुड़ा हुआ है, जो कि हर देश में अलग अलग प्रकार का होता है। देखिए, अमेरिका में डिप्रिसिएशन अलग अलग होगा। क्यों? उनका क्लाइमेट अलग है, उनकी टेक्नोलॉजी अलग है। भारत या विकासशील देशों में डिप्रेशन अलग टाइप का होगा। क्यों? यहाँ का क्लाइमेट भी अलग है, यहाँ की टेक्नोलॉजी अलग है। तो हर देश में डिप्रिसिएशन तो होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से होगा। तो एनडीपी जो होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, वो डिप्रिसिएशन काटने के बाद, हटाने के बाद जो शेष नेट बचता है वो होता है। और विश्व की सारी इकोनॉमी में अगर आपको कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, तो जीडीपी की तुलना में एनडीपी इसीलिए ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसमें से डिप्रिसिएशन हटा हुआ होता है, गायब होता है। तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में तुलना करने के लिए याद रखिएगा, जीडीपी का नहीं बल्कि एनडीपी का उपयोग किया जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? एक और चीज़, जैसे जीडीपी में डिप्रिसिएशन कितना है, मान लीजिए जीडीपी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है बराबर एनडीपी दे दिया है, ठीक है। जैसे जीडीपी और डी के बदले में क्या कर दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है और बराबर एनडीपी कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क ये कितना होगा, कैसे पता चलेगा? एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा। बात समझ में आ रही है? जीडीपी और डिप्रिसिएशन आपको बताना है कितना है इसमें और कितना निकला फिर एनडीपी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीडीपी माइनस एनडीपी कर दीजिए। जीडीपी से एनडीपी को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा। मान लीजिए जीडीपी कितनी है, 100 रुपये है, ठीक है। डिप्रिसिएशन कितना है, 2 रुपया, ठीक है। तो एनडीपी कितना मिलेगा, एनडीपी कितना मिलेगा, मात्र 98 रुपया। 2 रुपया डिप्रिसिएशन का हट गया, तो बचा जो है वो क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब अगर ये 2 को गायब कर दिया गया है, ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि बताइए मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन कितना है, तो 100 माइनस 98 बचा कितना, 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा कठिन तो नहीं है, बहुत आसान है एक प्रकार से, बस इनकी बेसिक चीज़ों को समझ जाइए आप, ठीक है। हम देखें वर्तमान समय में भारत की जीडीपी कितनी है, ठीक है। तो हम देखें 2020 और 2020 और 21 के आंकड़े के आधार पे भारत की जीडीपी कितनी है, ठीक है। अभी याद रखिएगा 21-22 का आंकड़ा तो अभी नहीं आएगा, ये जून के बाद आएगा। अभी जो आंकड़े हैं वो मई 2021 के आंकड़े हैं। मई 2021 में, मई जून में जब ये आंकड़े आए थे, फाइनल नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो आंकड़े हैं ये मई 21 के हैं, ठीक है। तो ये कितना है जीडीपी,
तो जीडीपी है, ठीक है। तो ये आंकड़े देख लीजिएगा, अभी वर्तमान समय में ये आंकड़े मई 2021 में रिलीज़ हुए थे और इनमें अभी संशोधन हो रहा है और भी संशोधन होगा, लेकिन लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा। तो वर्तमान समय में जीडीपी जो है भारत की 135.13 लाख करोड़ रुपया, कौन सा, एफपी लिखा हुआ है, मतलब फिक्स प्राइस। देखिए जो भी निकाला जाता है आर्थिक आंकड़े वो दो प्रकार से निकाले जाते हैं मूल्य में। एक बाजार मूल्य में कौन सा, एक फिक्स प्राइस और दूसरा करंट प्राइस, सीपी लिखा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे नेशनल इनकम भी फिक्स प्राइस पे 117.41 लाख करोड़ रुपया और करंट प्राइस पे 174.62 लाख करोड़ रुपया। बात समझ में आ रही है। तो ये फिक्स प्राइस और करंट प्राइस क्या होता है, देखिए फिक्स प्राइस का मतलब होता है कि उसका वह मूल्य जो आधार वर्ष से तुलना करके तय किया गया है। हमारे अर्थव्यवस्था में अभी आधार वर्ष कौन सा है, 2011-12, ठीक है। और इस आधार वर्ष के आधार पे जो रेट को फिक्स मान लिया गया है उसी के आधार पे इसकी तुलना कर दी गई। लेकिन करंट प्राइस का मतलब क्या हुआ, जो वर्तमान समय में उसका एमआरपी लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। करंट प्राइस मतलब जो अभी वर्तमान समय में उसका मूल्य चल रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि फिक्स प्राइस में हमेशा आंकड़े कम आएंगे और करंट प्राइस में हमेशा आंकड़े कम आएंगे। चाहे राष्ट्रीय आय की बात हो तो राष्ट्रीय आय भी देखिएगा, फिक्स प्राइस में 117.41 है, तो करंट प्राइस में 174.62 लाख करोड़ रुपया है। बात समझ में आ रही है। तो खैर बात हो रही थी जीडीपी की, तो जीडीपी और जीएनपी, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के आकार को बताते हैं, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको मिटाता हूँ मैं। इसके बाद हम देखें तो जीएनपी और एनएनपी। अब ये जीएनपी, देखिए जीएनपी क्या है कि अर्थव्यवस्था के क्वालिटी को बताता है। बात समझ में आ रही कि उसकी क्वालिटी कैसी है। बहरहाल हम देखते हैं जीएनपी का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा, जीएनपी का मतलब है एक देश के नागरिकों के द्वारा, बात समझ में आ रही है, एक देश के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उस देश की जीएनपी कहलाएगी। अब ये नागरिक चाहे वो भारत में रह के काम कर रहे हों, चाहे वो विदेश में रह के काम कर रहे हों, बात समझ में आ रही है। तो अगर विदेश में भी कर रहे हैं तो भी भारत की जीएनपी में शामिल होगा और भारत में कर रहे हैं तो भारत की जीएनपी में शामिल तो होगा ही होगा। कहने का मतलब कोई मल्टीनेशनल फर्म है, अगर वो भारत में काम कर रही है, ठीक है, तो वो किसके जीएनपी में शामिल होगा, जिस देश की है वो। और जो भारत की मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर वो किसी अन्य देश में जाके काम कर रही है तो उसके द्वारा जो टोटल मूल्य उत्पादन किया जा रहा है वो किसके जीएनपी में शामिल होगा, भारत की जीएनपी में। बात समझ में आ रही है। तो जीएनपी का मतलब क्या हुआ, देश के नागरिकों के द्वारा जहाँ कहीं भी टोटल वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उसके मौद्रिक मूल्य को उस देश का जीएनपी कहा जाएगा। हम देखते हैं भारत के बहुत सारे नागरिक सऊदी अरब में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, तो उनके द्वारा भी जो काम किया जाएगा वो भारत की जीएनपी में शामिल होगा। याद रहेगा सभी को। जीएनपी निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जीडीपी से माइनस कर दीजिए क्या, विदेशी आय। विदेशी आय को माइनस कर दीजिए। देखिए विदेशी आय विदेश से जो प्राप्त होने वाली आय है और विदेश को जाने वाली आय है। बहुत सारी विदेशी फर्में काम करती हैं, वो हमारे यहाँ से आय ले जाती हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारी फर्में हैं जो इधर उधर काम करती हैं विदेशों में, वहाँ से ले आती हैं। ठीक है, भारत का जो आयात और निर्यात है, तो कुल मिला के आवक और जावक, ठीक है, इनका जो भी बैलेंस रहेगा उसको माइनस कर दीजिए। तो प्रायः क्या है, भारत की विदेशी आय प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में है। बात समझ में आ रही है। भारत की जो विदेशी प्राप्तियां हैं शुद्ध रूप से आवक और जावक का जो बैलेंस है, तो हमारा आवक की तुलना में जावक विदेश में ज़्यादा है। हमारा व्यापार, विदेशी व्यापार कैसा है, घाटे का है। हमारे यहाँ बहुत कम मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, विदेश की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में काम करती, तो कुल मिला के हमारी जो विदेशी प्राप्तियां हैं वो माइनस में रहती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी की तुलना में भारत का जीएनपी जो है वो कम है। बात समझ में आ रही है। जीडीपी की तुलना में भारत का जीएनपी कम है। और विश्व मुद्रा कोष की बात करें तो उसका ये मानना है
कि किसी भी देश को तभी विकसित माना जाएगा जब उस देश का GNP उस देश के GDP से ज़्यादा है। देखिए GNP में क्या जोड़ रहे हैं, मतलब विदेशी आय को हटाया जा रहा है, विदेशी आय को माइनस किया जा रहा है। तो विदेश में जो कारोबार हो रहा है वो अगर आपका अच्छा है तो वो इसमें जुड़ जाएगा, प्लस होगा, ठीक है। और अगर विदेश में कारोबार या विदेशी व्यापार आपका घाटे में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हमारा यहाँ माइनस हो रहा है लेकिन बाकी लोगों का प्लस होता है। बात समझ में आ रही है? हमारा यहाँ पे माइनस होता है, GDP से माइनस होता है, जबकि अमेरिका या जापान या फ्रांस की बात करें तो इनका यहाँ पे विदेशी आय प्लस में जाता है, तो उनका जो GNP है वो क्या होगा, GDP से ज़्यादा होगा, जबकि हमारा GNP क्या है, GDP से कम होगा। और विकसित देश कहलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका GNP जो है वो GDP से ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हम देखते हैं GDP और GNP में तुलना करें तो GDP जो है अर्थव्यवस्था के आकार को बता रहा है, तो GNP जो है अर्थव्यवस्था की क्वालिटी को बता रहा है कि आपकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। अगर GNP ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका विदेश व्यापार उसके पक्ष में है और विदेश से उसको हमेशा प्रॉफिट हो रहा है। अगर GNP GDP से कम है इसका मतलब है कि उसके विदेश व्यापार की क्वालिटी माइनस में है और ओवरऑल वो विदेश से माइनस में, घाटे में है, जो भी हो। तो GNP माइनस GDP माइनस विदेशी आय कर दीजिए तो भारत में GNP निकल जाएगी, ठीक है। अब इसी GNP से हम क्या करें कि डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, GNP मतलब ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और यह है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको सिर्फ डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास को हमको माइनस करना पड़ता है GNP से, तो वो निकल जाएगा NNP, ठीक है। लेकिन ये जो NNP निकला है वो कैसे निकला हुआ है, ये बाजार मूल्य पे निकला हुआ है। ये NNP कौन सा है, मार्केट प्राइस पे है। देखिए कैसा छपा रहता है, मार्केट प्राइस, ठीक है, बाजार मूल्य पे आधारित है। और इसी बाजार मूल्य पे आधारित नेट नेशनल प्रोडक्ट से दो चीज़ों को आप माइनस कर दीजिए। कौन कौन सी दो चीज़ें, तो यहाँ पे ब्रैकेट में कर दें, माइनस करना है हमको क्या क्या, एक तो अप्रत्यक्ष कर और दूसरी चीज़ है सब्सिडी। सब्सिडी जानते हैं, बहुत सारी सब पेट्रोल डीजल में सब्सिडियाँ थी, अब ख़त्म हो गई, लेकिन सिलेंडर में सब्सिडी है अभी भी मिट्टी तेल में सब्सिडी है, फर्टिलाइज़र में सब्सिडी है, बहुत सारी सब्सिडियाँ। और इनडायरेक्ट टैक्स से जो प्राप्तियाँ हैं, इन दोनों को अगर माइनस कर दें किससे, NNP से, तो वो NNP क्या कहलाएगी, ये NNP कहलाएगी फैक्टर कास्ट, ठीक है। ये है मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कास्ट पे NNP। मार्केट प्राइस मतलब जो उसका मूल्य है वर्तमान में, उसके आधार पे ये NNP निकला, ठीक है। और ये NNP क्या है, ये उस वस्तु और सेवाओं का उत्पादन का जो मूल्य है उसके आधार पे। फैक्टर कास्ट में क्या करते हैं और मार्केट प्राइस में क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में क्या करते हैं कि जो उस वस्तु का मूल्य है, जैसे कोई वस्तु किसी फैक्ट्री से निकली उत्पादन हो गए, तो उत्पादन होने के बाद जब निकली तो जो उसका मूल्य है उस मूल्य को जोड़ा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट प्राइस। बात समझ में आ रही है। और ये फैक्टर कास्ट हिंदी में कहते हैं शायद उत्पादन लागत, फैक्टर कास्ट उत्पादन लागत के आधार पे NNP की बात हो, तो इसका मतलब ये है कि जो वस्तु उत्पादन की गई, उस वस्तु के उत्पादन करने के दौरान, कंप्लीट होने के दौरान जो भी पेमेंट किया गया, उत्पादन के साधनों को जो भी वेतन दिया गया, भाई उत्पादन के साधन क्या है, भूमि, श्रम, पूंजी, लाभ, साहस, ये सारी चीज़ें उत्पादन के साधन हैं। अब जब उत्पादन होगा तो इनको पेमेंट करना ही पड़ेगा, जो वर्कर्स हैं उनको पेमेंट करना पड़ेगा, भूमि का किराया देना पड़ेगा, बैंक से लोन लिए उसमें ब्याज देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराया उसको पैसा देना। तो ये जो लागत आ रही है उस वस्तु के उत्पादन की, उस लागत के आधार पर जब काउंट किया जाएगा तो वो NNP क्या कहलाएगी, फैक्टर कास्ट NNP, ठीक है। और जो फैक्टर कास्ट NNP है इसी को कहा जाता है देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। बात समझ में आ रही है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, NNP। तो हमको ये समझ में आ रहा है NNP कितना महत्वपूर्ण है, NNP ही किसी देश की राष्ट्रीय आय को शो करती है, ठीक है। और जब राष्ट्रीय आय निकल जाए तो राष्ट्रीय आय निकालने के बाद कुछ बचा ही नहीं, राष्ट्रीय आय निकालने के बाद आप क्या करिए, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए उसको, राष्ट्रीय आय को, सॉरी नेशनल इनकम को
राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, देश की प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इस तरह से देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो निकाली जाती है। किसी भी देश की आर्थिक दशा अच्छी है या बुरी है, ये कौन इंडिकेट करता है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है कि उस देश की आर्थिक दशा अच्छी है या बुरी है, क्योंकि टोटल जो भी उत्पादन हुआ वस्तु और सेवाओं का, उसको हर एक व्यक्ति में डिवाइड करने पर एक एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आया वो शो करता है प्रति व्यक्ति आय। निश्चित है कि जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी उस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम ही दिखेगी। जैसे चीन है, जैसे भारत है, लेकिन अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनकी जनसंख्या कम है, उनकी जीडीपी भी कम है, जनसंख्या भी कम है। यूएसए नहीं, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है, लेकिन फिर भी उनकी जो जीडीपी, जीएनपी जो भी है उसकी तुलना में ठीक ठाक है, इसलिए उनकी प्रति व्यक्ति आय हमसे ज़्यादा नज़र आती है। हमारी जीडीपी उनसे बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हमारी प्रति व्यक्ति आय कम क्यों होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय को हर व्यक्ति के हिसाब से बांट के फिर इसको निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अभी वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो हम फिर से बता दूं मैं कि ये मई 2021 का आंकड़ा है। कब का, 829। तो ये मई 2021 का आंकड़ा है भारत की प्रति व्यक्ति आय। देखिएगा, फैक्टर फिक्स प्राइस पर 86,659 रुपया, 86,659 रुपीज़ प्रति व्यक्ति आय है फिक्स प्राइस पर। ठीक है, और इसी को हम करंट प्राइस में देखें तो 1,28,829 रुपया। अब याद रखिएगा, भारत में जो आंकड़े होते हैं वो फिक्स प्राइस को ही देखे जाते हैं, फिक्स प्राइस के आधार पे ही इनका मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि ये जो करंट प्राइस है ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए कि महंगाई बढ़ गई या कुछ भी किसी कारण से वस्तुओं की कीमत बढ़ गए तो एमआरपी बढ़ गई, तो ये निश्चित रूप से बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो ये रियल नहीं है। रियल क्या है, फिक्स प्राइस, आधार वर्ष 2011 के आधार पर तय कर लिए, उसके आधार पर फिर वस्तुओं की कीमत की तुलना करके इसको निकाला जाएगा। तो ये लगभग कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये हमेशा फ्लक्चुएट होते रहेगी। ठीक है, तो इन आंकड़ों को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं। तो इन फैक्टर्स को देखने के बाद अब हम उन पे आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन प्राय स्टेट, पीसी, बहुत सारे और एसएससी, रेलवे में पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन को ही चुना गया है जिनसे इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मतलब क्वेश्चन का भंडारा नहीं करना है, हमको क्वेश्चन बैंक नहीं बनाना है, हमको इस विषय के इस पॉइंट की समझ विकसित हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, कौन कौन सा है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, बी है विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादों में वृद्धि। किस बात को एक ध्यान में नहीं रखा जाता अगर देश के आर्थिक विकास की कल्पना की जा रही है? तो भाई सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में वृद्धि होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिना उसके तो डेवलपमेंट है नहीं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, उसमें भी कंटिन्यू ग्रोथ होना जरूरी है, और इन सबको प्रति व्यक्ति के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होना ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वित्तीय सहायता, विश्व बैंक से लोन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा। ये तीनों फैक्टर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आर्थिक विकास को इंडिकेट करने में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से है, राष्ट्रीय आय से है, जनसंख्या से है कि साक्षरता से है? ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया। ये हिंदू वृद्धि दर है क्या? देखिए, हिंदू वृद्धि दर का मतलब है 1980 के पहले का भारत, और 1980 के पहले के भारत में कई ऐसे वर्ष हुए जब भारत का जीडीपी जितना बढ़ा, जितना प्रतिशत बढ़ा जीडीपी, उससे ज़्यादा प्रतिशत भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी। 7-8 ऐसे वर्ष हैं जब भारत की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जीडीपी वृद्धि दर से ज़्यादा रही। मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या ने आर्थिक विकास को माइनस कर दिया। तो इस प्रकार
की जब दशा हुई कई जगह कई वर्ष, तो इसको नाम दिया गया हिंदू वृद्धि दर। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि इसका संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से है। हमारी राष्ट्रीय आय जितनी बढ़ी उससे ज़्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ गई, तो ओवरऑल विकास क्या हुआ? जीरो। जीरो नहीं बल्कि माइनस। यहाँ पे ये याद रखेगा कि ये शब्द किसने दिया है। तो हिंदू वृद्धि दर शब्द का उपयोग प्रोफेसर राजशेखर के द्वारा पहली बार उपयोग किया गया 1981 में। तो हिंदू विकास दर, इस शब्द के जनक कौन है? प्रोफेसर राजशेखर, 1921 में। याद रहेगा सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। तो अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन को चुनें। कथन पहला देखिएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद अपान या बटा देश की जनसंख्या। और तीसरा कथन है, विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर है। मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर है। ऑप्शन दिया है, इनमें चुनना है। 1, 2, 3 सही हैं, सिर्फ 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, और चौथा ऑप्शन है सभी गलत है। देखें इसमें से सही कौन सा है। तो हम देखें, पहला कथन देखें, शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध का मतलब नेट, घरेलू का मतलब डोमेस्टिक, और प्रोडक्ट NDP। और NDP कैसे निकाला जाता है? तो NDP यहाँ पे क्या लिखा है? GDP, और ये क्या है? प्लस डिप्रिसिएशन। जबकि वास्तविकता क्या है? प्लस नहीं बल्कि माइनस। GDP माइनस डिप्रिसिएशन क्या निकलेगा? NDP। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप डिप्रिसिएशन को हटा दीजिए तो बचेगा क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये कथन गलत है, पहला कथन तो गलत निकला। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद बटा देश की जनसंख्या। वैसे देखा है तो ये भी कथन गलत है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में क्या है? जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है NDP, ठीक है, NDP एक और तरीके से हासिल की जाती है। किससे? NDP हासिल की जाती है, यहाँ कर रहा हूँ, NDP हासिल की जाती है NNP माइनस विदेशी आय। ठीक है, NNP से विदेशी आय को माइनस कर दीजिए तो फैक्टर कास्ट पे NDP निकल जाती है। तो वो NNP भी है और वो NDP भी है। तो इसलिए हम देखें ये कथन सही है कि NDP ही लगभग NNP है, और देश की जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे उसको तो क्या निकल जाएगा? राष्ट्रीय आय निकल जाएगी। ठीक है। तीसरा कथन, विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना में, ये कथन सही है, विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करने में शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब NDP की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद इसकी तुलना में GDP की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। मैं अभी कुछ देर पहले बता भी रहा था आपको कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में अगर तुलना करना है तो GDP ज़्यादा बेहतर नहीं, क्योंकि उसमें मूल्यह्रास जुड़ा हुआ है और हर देश का मूल्यह्रास अलग अलग होता है, मूल्यह्रास का परसेंटेज अलग अलग होता है, वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है। तो इस कारण GDP ज़्यादा बेहतर नहीं है, बल्कि डिप्रिसिएशन को हटा दीजिए, जो नेट बचेगा उसके आधार पे विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करना GDP की तुलना में तो बेहतर है। तो इसलिए ये कथन भी सही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पहला गलत है, 2 और 3 सही है। तो राइट आंसर कौन सा है? C। अगला क्वेश्चन हम देखें, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। मतलब किसी देश की आर्थिक वृद्धि को अगर जानना है तो इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है? क्या सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP, क्या NDP उपयुक्त है, या फिर NNP उपयुक्त है, या फिर प्रति व्यक्ति उत्पाद? तो हम देखें तो वैसे तो सभी के सभी ये चारों फैक्टर जो हैं किसी देश की आर्थिक वृद्धि को इंडिकेट करते हैं, लेकिन इन चारों में अगर हम तुलना करें कि कौन किसी देश की आर्थिक वृद्धि को बहुत अच्छे से शो करेगा, इंडिकेट करेगा, तो वो है प्रति व्यक्ति उत्पाद। मतलब कि टोटल जितना भी प्रोडक्शन हुआ है देश में, जितनी भी वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य मिला है, वो हर एक व्यक्ति में बंटने के बाद कितना आता है। बात समझ में आ रही है? तो ये किसी देश की आर्थिक वृद्धि को बताने में ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है बाकी लोगों की तुलना में, क्योंकि बाकी तीनों के तीनों क्या है? एक
टोटल इकाई है, टोटल इकाई जो हर एक व्यक्ति में कितनी जा रही पता नहीं चलेगा। मान लीजिए 100 रुपये है, ये 115 रुपये है, ये मान लीजिए 114 रुपये है, तो ये टोटल है। जबकि ये क्या होगा, ये इसी 115-14 रुपये को देश के हर व्यक्तियों में कितना बढ़ रहा है, कि 1 रुपया बढ़ रहा है कि 50 पैसा मिल रहा है, तो ये ज़्यादा बेहतर इंडिकेट करेगा आर्थिक वृद्धि को। बात समझ में आ रही है आपके? तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर। वर्तमान मूल्य का मतलब करंट प्राइस, ठीक है। करंट प्राइस होता है ना, स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य, करंट प्राइस और फिक्स प्राइस। तो वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य, फिक्स प्राइस, स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, ठीक है। क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में हमेशा ध्यान रखा जाता है। देखिए, जब भी आंकड़े आएंगे, अगर वो फिक्स प्राइस के आंकड़े हैं और करंट प्राइस के आंकड़े हैं, करंट प्राइस मतलब जो चालू मूल्य है, और स्थिर मूल्य है, तो दोनों में ज़्यादा कौन रहेगा? तो याद रखिएगा, चालू मूल्य, करंट प्राइस, वर्तमान मूल्य, इसके आंकड़े हमेशा अधिक शो होंगे। और जो फिक्स प्राइस है, स्थिर मूल्य है, उसके आंकड़े थोड़े से कम नज़र आएंगे, ठीक है। और इसलिए कम नज़र आएंगे क्योंकि स्थिर मूल्य जो होता है वो आधार वर्ष के मूल्य से तुलनात्मक रूप को शो करता है, जबकि करंट प्राइस, वर्तमान मूल्य, या जिसको हम चालू मूल्य कहते हैं, वो वर्तमान समय में मार्केट में वो वस्तु जो MRP पे बिक रही है उस पर आधारित रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं? प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, ठीक है, अगर वो वर्तमान मूल्य पे है तो स्थिर मूल्य की तुलना में वो हमेशा ज़्यादा शो करती है। स्थिर मूल्य की प्रति व्यक्ति आय निकालते समय इसीलिए किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति का, मूल्य स्तर की वृद्धि का नहीं, मुद्रास्फीति का। कहने का मतलब, अगर वर्तमान मूल्य, या जिसको हम करंट प्राइस कहते हैं, करंट प्राइस पे जो आय की वृद्धि है, आय की वृद्धि दर है, अगर उसमें से हम माइनस कर दें, कहने का मतलब करंट प्राइस पे आधारित है, ठीक है। अब अगर उसको हमको फिक्स प्राइस पे निकालना है, तो करंट प्राइस से मुद्रास्फीति को माइनस कर दीजिए, ठीक है। करंट प्राइस माइनस मुद्रास्फीति, तो वो जो आंकड़ा वो किस में निकल जाएगा? फिक्स प्राइस में निकल जाएगा। मान लीजिए करंट प्राइस पे वो आंकड़ा जो है वो 100 रुपया है, ठीक है। अब इस 100 रुपये मुद्रास्फीति की दर मान लीजिए 5 रुपया है, तो 100 माइनस 5 कितना, फिक्स प्राइस कितना हो जाएगा? 95। तो हम देख रहे हैं ये हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये हमेशा कम रहेगा। और इन दोनों का जो अंतर है वो किस बात का अंतर है? मुद्रास्फीति का अंतर है। तो मुद्रास्फीति को ध्यान रखा जाता है स्थिर मूल्य के आंकड़ों में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय GNP की वृद्धि, प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर को संकेत नहीं करती जब या यदि, वैसे तो संकेत करती है लेकिन कब नहीं करती, वो कंडीशन दिखा रहा है, कब नहीं करती। बात समझ में आ रही? फिर से क्वेश्चन देखिए, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि अगर हो रही है, प्रति व्यक्ति GNP की वृद्धि हो रही है, तो ये आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत तब नहीं करती, यदि, या कह लें तब नहीं करती जब औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। मैं समझता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे औद्योगिक उत्पादन बढ़े, चाहे कृषि उत्पादन कम रहे, या कृषि उत्पादन ज़्यादा रहे, औद्योगिक उत्पादन कम रहे, इससे ये शो नहीं होगा, ठीक है। उसी का जस्ट उल्टा लिखा है, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, ये भी इससे शो नहीं होता, ठीक है। तीसरा लिखा है, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो, ठीक है। और चौथा लिखा है, निर्यात की तुलना में आयात तेज़ी से बढ़ रहा हो। ये भी हमेशा, निर्यात और आयात ये हमेशा कम ज़्यादा होते रहते हैं, कभी निर्यात बढ़ रहा है, कभी आयात बढ़ रहा है। तो ये तीनों कथन से ये यदि का कंडीशन फुलफिल नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की बढ़ोतरी हो रही है, प्रति व्यक्ति, ठीक है, बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश का विकास हो रहा है, देश के लोगों का विकास हो रहा है। कब ऐसा कब होगा? ऐसा कब मतलब नहीं निकाला जाएगा? जब देश में गरीबी बढ़ रही हो और बेरोजगारी बढ़ रही हो। बात समझ में आ रही है? अगर देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? जो प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि हो रही है वो तो एवरेज है ना, वास्तविकता क्या है? वो कुछ हाथों में जा रही है,
क्योंकि अर्थव्यवस्था के अधिकांश लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं, कोई आय नहीं। तो ये सारी जो आय हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि आखिर जा किसके पास रही है? तो कुछ हाथों में सेंट्रलाइज हो रही है। अगर देश में गरीबी बढ़ रही है, अगर प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि हो रही है देश में, लेकिन देश में साथ में गरीबी भी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था का विकास का लाभ, अर्थव्यवस्था में वृद्धि का लाभ जो है वो सेंट्रलाइज हो रहा है। लाभ एकदम केंद्रित कुछ हाथों में जा रही है, अधिकांश हाथों के पास कुछ जा ही नहीं रहा है, बेरोजगारी और गरीबी होने के कारण। जैसे हम देखें वर्तमान समय में लगभग ऐसा ही है। वर्तमान समय में बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 8%, 9%। गरीबी भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ में हमारा आर्थिक विकास भी एकदम तेज़ी से हो रहा है, जीडीपी भी सरपट भाग रही है। भारत के लोग, कई लोग अरबपति बन रहे हैं, कई लोग करोड़पति बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वर्तमान समय में जो आय है, देश की जो वृद्धि है, वो कुछ हाथों में केंद्रित होती जा रही है। देश की उस आर्थिक वृद्धि का लाभ हर एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। भले ही प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की मात्रा बढ़ती रहेगी, क्योंकि भाई ये तो एवरेज निकाला जाएगा, जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाएगा, एवरेज आ रहा है, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाभ जो है वो कुछ केंद्रित हाथों में पहुंच रहा है, सबको नहीं मिल पा रहा है। तो ये राइट आंसर है। गरीबी और बेरोजगारी में अगर वृद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर को संकेत नहीं करेगा। अगर अर्थव्यवस्था में ये नहीं है, बेरोजगारी कम है, मतलब बेरोजगारी तो रहेगी सभी जगह, गरीबी तो सभी देशों में रहेगी, लेकिन उसका अनुपात अगर कम है तो इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि जो है आर्थिक विकास की ऊंची दर को संकेत करेगी। कब? जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और गरीबी की मात्रा नियंत्रित स्तर पे है। लेकिन वर्तमान समय में भारत में देखें तो दोनों अनियंत्रित स्तर पे आ चुकी है, ये कंट्रोल से बाहर हो चुका है। खैर, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखें कि विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है भारत की घरेलू आय का हिस्सा, विदेशों में अर्जित आय का हिस्सा, भारत के निवल देसी उत्पाद का हिस्सा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा। ठीक है, निवल का मतलब है नेट, देसी का मतलब है नेशनल, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, और सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है जीडीपी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं इसमें से राइट आंसर कौन सा है? सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, हम देखते हैं कि जीडीपी से अगर हम जीडीपी से हम माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? विदेशी आय, विदेश से प्राप्तियां, और उसके बाद इसको प्लस करते हैं और एक चीज़ माइनस करते हैं, क्या? विदेश गई राशियां। ठीक है, तो जीडीपी से इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ये दोनों चीज़ों को हटा दें हम तो क्या निकल जाएगा? या तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा या ग्रास नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? विदेश से प्राप्तियां हैं। ठीक है, इसको प्लस कर दिए जीडीपी में, तो ये विदेश से जो प्राप्ति हो रही है, देख रहे हैं कहाँ से? विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय, तो वो इस हिस्से में आएगी। ठीक है, तो ये प्लस ये क्या कहलाएगा? नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल है निवल देसी उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? कुछ डाउट होगा देखिएगा। जीडीपी में अकेले में सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, जीडीपी में ये भी जुड़ा रहेगा, क्या कि विदेश से प्राप्तियाँ, और विदेश जो गई उसको माइनस करना है, तो क्या निकल जा रहा है हमारा? वो निकल जा रहा है नेशनल प्रोडक्ट निकल रहा है। तो यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी, भारत के निवल देसी उत्पाद एनएनपी में शामिल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से क्या आशय है? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, भारत में लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो उनकी आय कहलाती है। लेकिन व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ये क्या होती है? तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत आय प्लस अनुदान, जो उसको अनुदान वगैरह मिला हो, सब्सिडी मिली हो, या फिर अनुदान को उस आय से माइनस कर दिया वो है, या फिर प्रत्यक्ष कर को माइनस कर दिया वो है, या फिर अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दिए वो है। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ये क्या होती है? व्यक्ति के द्वारा जो
कमाई गई राशि है, जो आय है, उसमें से जो टैक्स दे दिया जाता है, जितने भी डायरेक्ट टैक्स दे दिए जाते हैं, इनकम टैक्स वगैरह जो भी है वो कट जाता है, तो उसके बाद जो बचेगा वो कहलाता है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। तो राइट आंसर है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ठीक है, व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को तो माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि हर जगह इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता कि एक व्यक्ति जो है वो कितना इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, उसका कोई हिसाब किताब तो है नहीं। लेकिन लोगों की आय के ऊपर जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स होता है, वो बड़ी आसानी से उसके आंकड़े मिल जाते हैं। तो व्यक्तिगत आय से माइनस इनकम टैक्स से जो भी जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं वो माइनस कर दिए जाएँ, तो वो आय जो बचेगी वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, विशिष्ट समयावधि में देश की सीमाओं के भीतर तैयार माल और सेवाओं के अंतिम मूल्य को क्या कहा जाता है? ये तो डेफिनेशन है किसकी, बताया था शुरू में ही, जीडीपी। जीडीपी देखिएगा, विशिष्ट समयावधि, एक साल में, एक वर्ष में, हमेशा एक वर्ष होगा। देश की सीमाओं के भीतर, देश की कौन सी सीमा बताया था मैं आपको? आर्थिक सीमा। अब इस आर्थिक सीमा में हम भौगोलिक सीमा को भी शामिल करेंगे, राजनीतिक सीमा को भी शामिल करेंगे, और वो भी शामिल करेंगे जो भारत के लोग विदेशों में गए हुए हैं, चाहे अंतरिक्ष में गए हों, चाहे कहीं पर भी, वो सारे के सारे लोगों के द्वारा जितना भी तैयार माल और सेवाओं का अंतिम मूल्य होगा उसको क्या कहा जाएगा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, नागरिकों के द्वारा। ठीक है, नागरिकों के द्वारा जो जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा, नागरिकों के द्वारा। और यहाँ पे किसके क्या है? एक सीमा के भीतर हो रहा है। अब इस अंतर क्या देख रहे हैं जीडीपी और जीएनपी में? जीडीपी में ये नहीं देखा जाएगा कि जो उत्पादन हो रहा है, जो मूल्य आ रहा है, वो देसी फर्म का आ रहा है कि विदेशी फर्म का आ रहा है। अगर वो भारत की सीमा के भीतर से आ रहा है तो जीडीपी में होगा। लेकिन यहाँ पे इस बात को देखा जाएगा कि वो जो मूल्य आ रहा है वो देसी फर्म के द्वारा आ रहा है या विदेशी फर्म के द्वारा आ रहा है। देसी फर्म के द्वारा आ रहा है तो जीएनपी में ही शामिल होगा। ठीक है, और देसी और विदेशी दोनों को काउंट करेंगे तो वो जीडीपी। और रही बात ये है एनएनपी, तो एनएनपी हमको मालूम है जीएनपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एनएनपी निकल जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? कुछ फार्मूला दिया है, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस कर, एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस कर, और एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस मूल्यह्रास। तो ये निवल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हुआ? एनएनपी। तो ये एनएनपी कैसे निकाला जाता है? तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, एनएनपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीएनपी से माइनस करना पड़ेगा किसको? मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन भी कहते हैं इसको, ब्रैकेट में डी कर दो। याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन कौन तय करता है? तो अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। एग्जामों में ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा कि डेप्रिसिएशन का वैल्यू कौन तय करता है। हर साल अलग अलग रहता है, तो हर साल के लिए डेप्रिसिएशन का वैल्यू कौन तय करेगा? भारत सरकार का केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो खैर, जीएनपी से अगर मूल्यह्रास को कम कर दिए तो क्या निकल जाएगा? एनएनपी। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी को मापा जाता है किस आधार पे? वर्तमान कीमत मतलब करेंट प्राइस, इसको हम सीपी कहते हैं। स्थिर कीमत पर, इसको हम फिक्स प्राइस कहते हैं। औसत कीमत, और इनमें से कोई नहीं तो होता ही नहीं है। ठीक है, औसत कीमत के आधार पे जीडीपी। तो इन दोनों में से किस पे? अभी जस्ट बात किया मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमेशा, वैसे तो दोनों पे निकाला जाता है, लेकिन वास्तविक या जिसको प्रमाणिक माना जाता है वो होता है फिक्स प्राइस, स्थिर कीमत पर निकाला गया जीडीपी। क्यों? क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति की जो दर है, जो बढ़ी हुई है, या महंगाई बढ़ गई है, या कुछ भी कारण, वो सारे फैक्टर हट जाते हैं। कहने का मतलब, स्थिर कीमत में आधार वर्ष, एक आधार वर्ष होता है, उसी आधार वर्ष के मूल्य के आधार पे अभी जो मूल्य परिवर्तन हुआ है उसको शो किया जाता है। तो खैर याद रखिएगा, जो होता है ये आंकड़े किस पे निकाले जाते हैं? स्थिर कीमत पर निकाले जाते हैं ये आंकड़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान के बाद क्या आएगा? अगर ऐसा कर दें तो इसमें से क्या हासिल होगा?
तो मैं कुछ देर पहले बताया था कि जो भी जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, एनडीपी है, ये सारे आंकड़े दो तरह से निकाले जाते हैं। एक आप देखिएगा ब्रैकेट में लिखा होता है, जैसे जीएनपी लिखा है, तो जैसे यहाँ पे हम लिख दें जीडीपी, तो ये जीडीपी कैसे, तो याद रखिएगा इसमें लिखा था एफसी फिक्स कास्ट, और या फिर लिखा था एमपी मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पे या फिर एफसी फिक्स कास्ट, बात समझ में आ रही है। तो फिक्स कास्ट या फैक्टर कास्ट या मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मैं आपको बताया फैक्टर कास्ट का मतलब ये होता है फैक्टर कास्ट पे जीडीपी। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी जीडीपी जिसमें उत्पादन के साधनों को जो भुगतान किया गया है उस आधार पे जीडीपी निकाला गया है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि ऐसी जीडीपी जो उस उत्पादन का मार्केट का जो मूल्य है उस आधार पे इस आंकड़े को कलेक्ट किया गया है। तो खैर क्वेश्चन में देखें जीडीपी, तो ये दोनों जब भी निकालते हैं किसी भी चीज़ से, चाहे जीडीपी से माइनस कर दीजिए चाहे एनएनपी से माइनस कर दीजिए, तो जो जीडीपी होती है वो हमेशा याद रखिएगा मार्केट प्राइस पे होती है। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट में उसको फैक्टर कास्ट में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ों को माइनस कर दीजिए। जैसे जीडीपी से अगर ये दोनों चीज़ें निकली तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा उत्पादन लागत फैक्टर कास्ट पे जीडीपी, ठीक है। अब मान लीजिए जीडीपी के बदले में यहाँ पे जीएनपी है, जीएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर अनुदान कर, तो उत्पादन लागत पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीएनपी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एनएनपी है, एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। बात तो समझ में आ गई। तो जितने भी आंकड़े उनमें से ये दोनों हटा दें तो जो आएगा वो फैक्टर कास्ट पे जीडीपी या जीएनपी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखें, अगला क्वेश्चन देखें, बाजार कीमत पर एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट का एक और नाम है। याद रखिएगा एनएनपी का दूसरा नाम ही है क्या है, राष्ट्रीय आय। एनएनपी जो होती है वही राष्ट्रीय आय होती है। अब यहाँ पे लिखा है बाजार कीमत पे, जिस एनएनपी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं या जिस राष्ट्रीय आय को हम एनएनपी कह रहे हैं, दोनों मान लीजिए उल्टा सीधा, वो फैक्टर कास्ट पे होती है, उत्पादन लागत पर होती है, ठीक है। तो जो ये बाजार कीमत पे एनएनपी होगी वो राष्ट्रीय आय कैसे कहलाएगी, ये राष्ट्रीय आय कौन सी होगी, ये मार्केट प्राइस बाजार कीमत पे आधारित राष्ट्रीय आय होगी, ठीक है। क्योंकि ये एनएनपी कैसी है, बाजार कीमत पे है, तो ये राष्ट्रीय आय जो कहलाएगी वो कैसी राष्ट्रीय आय कहलाएगी, मार्केट प्राइस बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय कहलाएगी। और मार्केट प्राइस से इसको फैक्टर कास्ट पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी राष्ट्रीय आय से या इसी एनएनपी से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, एक सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी, और दूसरी क्या थी, क्या बताया था मैं, अप्रत्यक्ष कर। अगर ये दोनों चीज़ों को माइनस कर दें, किससे, मार्केट प्राइस पे राष्ट्रीय आय से या मार्केट प्राइस पे एनएनपी से, ये दोनों चीज़ों को निकाल दें, तो जो एनएनपी आएगी या फिर जो नेशनल इनकम आएगा वो किस पे होगा, तो याद रखिएगा फैक्टर कास्ट पे होगा, ठीक है। और इसी फैक्टर कास्ट पे जो एनएनपी है या नेशनल इनकम है उसको देश की जनसंख्या से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, देश की प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये वो क्वेश्चन थे जिनके माध्यम से आप जीडीपी के राष्ट्रीय आय के फैक्टर्स को अच्छे से समझ सकते हैं, और इनको समझने के बाद आप कल के क्वेश्चन को भी दोबारा देखिएगा, वो भी अब आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमी का पहला चैप्टर था, राष्ट्रीय आय, ठीक है। इसमें हम उसके माप, उसके फैक्टर सब देख चुके हैं। तो ये पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम संविधान के पहले चैप्टर में जाएंगे। अगली क्लास, अगली वीडियो जो है वो संविधान का पहला चैप्टर संविधान सभा और संविधान के गठन के बारे में होगा। आप सभी का धन्यवाद।